हिंदी व्याकरण की क्लास में सबसे पहले हम वर्ण रचना को देखते हैं, क्योंकि ये वर्ण रचना ही व्याकरण का सूक्ष्म बिंदु है। एक छोटी सी चीज़ों से शुरुआत की जाती है, तब जाके हमें आगे समझ में आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मुख से निकलने वाली जो प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है, यानी बोलने की जो सबसे न्यूनतम इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी छोटी सी जो वाग ध्वनि बोलने की ध्वनि है उसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अलग अलग वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है हिंदी में 52 बताई गई है, और जो मूल संख्या है वो 45, जिनमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। तो हम आगे बताएंगे कि 10 स्वर कौन कौन से हैं और 35 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन से हैं। ये जो वर्णमाला है इसे 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्चारण स्थान, दूसरा है वायु संवेग और तीसरा है तारत्व के आधार पर। तो उच्चारण स्थान में आता है स्वर और व्यंजन, वायु संवेग में आता है अल्प प्राण और महाप्राण, तारत्व के अंदर आता है घोष और अघोष। तो उच्चारण के स्थान पर है स्वर। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 10 होती है। उच्चारण के आधार पर मैंने ऊपर बताया था कि स्वर और व्यंजन इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर हैं जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इसकी संख्या 10 होती है, यानी ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, क्योंकि ये बिना किसी वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं, तभी इन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 10 मानी गई है। इसमें आते हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और ऐ, ओ और औ, और इनकी संख्या 10 मानी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 स्वर हिंदी वर्णमाला में दिए गए हैं। कहीं आपको 11 देखने को मिलेंगे और कहीं 10, क्योंकि जो री है इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और जो अंग और अह आते हैं इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यानी कहीं पर आपको ऑप्शन में 10 मिलेगा तो कहीं पर 11। कोई जो वैज्ञानिक हैं तो कहीं पर आपको 10 ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो कहीं पर 11, क्योंकि जो ये स्वर है इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे मूल स्वर में शामिल करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। जो अंग और अह है इन्हें अयोगवाह स्वर कहा जाता है, और इनकी टोटल संख्या जो मानी गई है वो 13 है। 10 इसमें मूल स्वर हैं और जो 3 हैं, एक तो ये हो गया री और 2 अंग और अह, यानी टोटल हैं 13। अब जो स्वर वर्ण है इनके भी भेद हैं 4, जिसके अंतर्गत आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। संयुक्त स्वर नोट करके आप लिख लेना। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ण के 3 भेद मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों को 4 ही मानना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में आता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, इनकी संख्या जो है 4 होती है। इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो अ है उसे हिंदी वर्णमाला का सहित वर्ण भी कहा जाता है, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके बोलने में हमें कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे अ, ई, उ और री। और
जैसे हमें आ बोलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इन्हें दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व से 2 गुना जिसमें समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी ह्रस्व स्वर हमने पढ़ा था कि जिनमें बोलने में जो है कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और ह्रस्व स्वर से 2 गुना जिनमें समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या जो है मूल 3 मानी गई है और कुल संख्या 7 होती है। इनमें आता है मूल आ, ई और ऊ। तो इन्हें बोलने में हमें लग रहा है ना कि इनमें बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला है तीसरा संयुक्त स्वर। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं इनकी संख्या 4 होती है। उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, जैसे ए, ऐ, ओ और औ। तो कैसे देखते हैं, ए बना है अ और आ प्लस ई और ई को मिला के ए स्वर बनाया गया है। ऐ, अ, आ प्लस ए को मिला के ऐ बनाया गया है। ओ, अ, आ प्लस ऊ और बड़ा ऊ को मिला के ओ बनाया गया है। औ, अ, आ प्लस ओ और औ को मिला के औ बनाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसको मिला के क्या बन रहा है। नोट करके आप डाल सकते हैं कि कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान जो है प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं। तो कुछ विद्वान दीर्घ में से री और तथा ल्र को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 ही माननी चाहिए। यानी री को भी कुछ लोग जोड़ते हैं तो 11, तो कुछ लोग 12 बताते हैं। ये नोट करके आप डाल लेना, क्योंकि इनमें मतभेद है कि क्या मानना चाहिए। अगला है अंग और अह। ये मूल स्वर से अलग थे। जो जैसे टोटल मैंने स्वर आपको बताए थे 13, जिनमें से 10 मूल स्वर, एक री जो है अर्ध स्वर माना गया है, उसे भी मूल स्वर में शामिल किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता। तो 2 बचे, 2 हैं अयोगवाह। ये न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। जैसे अंग है इसे अनुस्वार, अह है इसे विसर्ग कहा जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आता है कि री, ई और ई क्या हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। ये वर्णमाला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अब देखते हैं अगला टॉपिक व्यंजन वर्ण। अगला है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी ये जो वर्ण हैं ये बिना स्वर के नहीं बोले जाएंगे। इन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के बिना ये अधूरे हैं। इनकी जो टोटल संख्या है वो 39 है, जिनमें से 4 संयुक्त स्वर हैं। और ये जो स्वर और व्यंजन हैं ये टोटल है इनकी संख्या 52। यानी कुल अगर आपको बताया जाए, क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। जैसे 39 तो हैं व्यंजन और 13 हैं स्वर, तो टोटल मिला के 52। क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है, तो आप 52 देंगे। और केवल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो आप 39। अगर मूल व्यंजन पूछेगा तो 35। और अगर संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 4। तो इस प्रकार इन्हें पढ़ना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो आपको मैं अगला चार्ट के माध्यम से इन्हें बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजन है 16 और जो स्पर्शी व्यंजन है वो है 25। तो ये वर्ण दिए गए हैं, जैसे क ख ग घ अंगो, ये कंठ वर्ग है। च छ ज झ य ये तालव्य। ट ठ ड ढ ण ये मूर्धन्य। त थ द ध न ये दंत्य। प फ ब भ म और इन्हें ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। यानी ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। इन्हें अलग अलग उच्चारण यानी अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जैसे बोलेंगे कि चौ किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये तालव्य है। इन्हें अलग अलग उससे याद करना पड़ता है। इन व्यंजन वर्णों को उच्चारण के आधार पर याद करने की 100 ट्रिकें होती हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे इसकी है क ख ग घ अंगों की अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। इसकी है ईचु ऐसा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, लृतु रसानाम दंता, उपपद्य मानिया ओष्ठ। यानी ये मेरे को याद थी तो मैंने बता दी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं गूगल करके। इनकी 100 ट्रिक होती है जिन्हें याद करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। व्याकरण से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही बनता है। स्पर्शी व्यंजन 25 हैं और मूल व्यंजन 16 हैं। इन्हें मैं आपको दिखाऊंगी चार्ट के माध्यम से। इन्हें शामिल नहीं किया जाता। अंगों, यो, ड़, न, म, भ, ब, फ और प को इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। स्पर्शी व्यंजन में ये मूल स्वर में शामिल किया जाता है। इन्हें अन्य वर्णों को मूल स्वर में शामिल किया जाता है। दिखाया गया है कि स्पर्शी और मूल यानी क ख ग घ, ये जो 16 हैं क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये 16 है इनकी संख्या। इन्हें व्यंजन का मूल व्यंजन माना जाता है। और जो ये टोटल हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन माना जाता है। इनकी संख्या 25 है। जैसे 5 दूनी 10, 15, 20, 25, यानी स्पर्शी व्यंजन क्या है, ये 25 हैं। इनको जो है मूल स्वर में शामिल नहीं किया जाता। नहीं, इनको जो है स्पर्शी में शामिल नहीं किया जाता, ये मूल स्वर हैं। ये जो मैंने आपको इनकी 100 ट्रिक बताई थी, इन्हें मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाती हूँ, तब जाके आपको याद होगा और समझ में आएगा। जो ईचु रसानाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, रेटु रसानाम मूर्धा, लृतु रसानाम दंता, उपपद्य मान्य नाम